अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सादिया हुसैन बेनीवाल है और आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं करते हैं तो हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत एक डिफिकल्ट किस्म का एक सब्जेक्ट होगा, ग्राफ है, इसमें टेबल होते हैं, तो ये डिफिकल्ट तो होगा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। डिफिकल्ट इतना नहीं है जिसको समझा जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट लेके कुछ भी किताब पढ़ी जाए तो वो बहुत अच्छी लगती है, सारे सब्जेक्ट्स ही ईजी लगते हैं। इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इवन के हमारे हर वक्त जिंदगी का एक हिस्सा बना होता है। और ये सब्जेक्ट इवन के इससे पहले कि जब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया तब भी ये हमारे दरमियान में था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है। इवन अब हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी जो काम काज कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारा इकोनॉमिक्स के रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं आज आपको लेक्चर दूंगी कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, किस तरह से इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ही बना के आपको वो कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला से ये दुआ कर लें कि अल्लाह ताला हम सबको साथ-साथ का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन की खिदमत करने की भी तौफीक अता फरमाए। चलें, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसका ओरिजिन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स एक्चुअली ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ये 2 वर्ड हैं जिसमें ओइकस जिसका मतलब होम है और दूसरा वर्ड है नमस जिसका मतलब है मैनेजमेंट। यानी अब इकोनॉमिक्स से फुल मुराद क्या है? इससे मुराद है कि होम मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअली ये ग्रीक से जब स्टार्ट हुआ तो उसमें ये बात की गई है कि होम मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है कि किस तरह से हम अपने इनकम को हासिल करते हैं, किस तरह से अपने इनकम को फिर यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी की बेसिक नेसेसिटीज को हासिल करते हैं। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स अब वो रिलेट कर रहा होता है हमारे मैनेजमेंट के साथ, लाइफ मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स किसी तरह से हमारी जिंदगी में थी, तो क्या हिस्ट्री है वो, किस तरह से फिर अब वो एज अ सब्जेक्ट सारे इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो सबसे पहले इसको मुख्तलिफ फेज में से गुजरना पड़ा, जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस दी, न्यू क्लासिकल ने दी, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दी। ये 3 फेजेस हैं। इन फेजेस से चलते हुए इकोनॉमिक्स में बहुत सारी वेरिएशंस आती रही और अभी भी हो सकता है कि आगे वेरिएशन होती जाए, न्यू से नई न्यू कोई डेफिनेशंस जो हैं वो सामने आती जाएं और इकोनॉमिक्स को जो वेल डिफाइन कर दें। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनका जो फाउंडर ऑफ द इकोनॉमिस्ट भी जिन्हें कहा जाता है वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 5 जून 1723 में वो पैदा हुए। उनके कुछ फॉलो करने के लिए थे जेबी जेबी से, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन स्टीवर्ट मिल। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जो इनके साथ काम करते रहे, इनको फॉलो करते रहे। एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी। सबसे पहले जो इनकी बुक थी वो थी द थ्योरी ऑफ द मोरल सेंटिमेंट। एक्चुअली ये इंसान बिल्कुल मर्केंटाइलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने कहा कि इनविजिबल हैंड होना चाहिए। इनविजिबल हैंड मतलब मार्केट को फ्री कर देना चाहिए। वो डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए प्राइसेस हो, सेल्फ इंडस्ट्रीज जितने भी हैं उनके बारे में वो देखा जाए, यानी मार्केट फ्री होनी चाहिए। इनके लिए इनका जो मेन चीज है वो इनविजिबल हैंड है, जिसके बारे में इन्होंने बताया। इस बुक के बाद उन्होंने एक और किताब लिखी, 1776 में आई, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक ने एक्चुअली एक तहलका मचा दिया इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी कि है क्या। इस बुक को हम सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन भी कह सकते हैं, यानी पूरा लंबा सा नाम लेने के बगैर हम इसको सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टडी है, विच स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट कर रही होती है कि किस तरह से चीज को प्रोड्यूस किया जाए, फिर वो जो वेल्थ है चीज से वेल्थ को प्रोड्यूस किया जाए, फिर उस वेल्थ को कंज्यूम किस तरह किया जाए, किन किन चीजों पे हम उसको कंज्यूम करें।
फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मतलब अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, उसको वेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ किस तरह से होगी और फिर एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या होगी। तो इसके बारे में जब इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन दी, तो इनके ऊपर सबसे पहले तनकीद करने वाले थे थॉमस कार्ले। इन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर तनकीद की। इनके साथ जॉन रस्किन, ये इन्होंने सब तनकीद का निशाना बनाते हुए एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन में सबसे उन्होंने कह दिया कि जो साइंस है, ये इकोनॉमिक्स है, ये साइंस ऑफ सेल्फिशनेस है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इनके नजदीक दौलत का असूल इंसान को लालची और खुद गर्ज बना देता है, इसलिए इंसान सिर्फ दौलत का पुजारी बन के रह जाता है और हर वक्त दौलत के असूल के मंसूबा बनाता रहता है, उसको हासिल करता रहता है। दरअसल जब ये एडम स्मिथ ने ये वाली इंट्रोड्यूस करवाई थी अपनी डेफिनेशन, उस वक्त ज्यादा जो चर्च के जो रूल्स थे वो वहां पे इम्प्लीमेंट किए जाते थे। लोग थोड़े ज्यादा महजब, ज्यादा मजहबी टाइप थे, तो वो इस वेल्थ की जो स्टडी है इसको वो सही नहीं समझ रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये एक डिस्मल साइंस है, ठीक है। ये रिस्कन ने कहा था कि दौलत एक शैतानी इलम है, सही है। ये इकोनॉमिक्स एक दौलत का शैतानी इलम है। ये दौलत इंसान के अंदर शैतानी साफ पैदा कर देता है और ऐसी कुव्वतें पैदा करता है जिसमें उसमें रूहानी और अखलाकी किरदारों से उसे दूर ले जाती है। यानी इन्होंने इनको जो इकोनॉमिक्स को शैतानी इलम का नाम दिया, किस वजह से? क्योंकि ये एक दौलत का इलम है। दूसरा जो इनके ऊपर इतराज आया वो था लिमिटेड कॉन्सेप्ट। कहते हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत लिमिट है, सही है। इसमें रूहानी इखलाकी जज्बात बिल्कुल अलग हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें कोई स्कोप नहीं है इकोनॉमिक्स का। तो ये सिर्फ इंसान की माशी जिंदगी का मुताला कर रहा है, इसमें कोई और रूहानी इखलाकी किदारी अकदार वगैरह किसी चीज का मुताला नहीं किया जाता, लिहाजा इस इकोनॉमिक्स का बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। नेक्स्ट जो इनका इतराज था वो था साइंस ऑफ वेल्थ है। ये सिर्फ दौलत का इलम है और एडम स्मिथ ने माशरत को सिर्फ और सिर्फ अमीरों का इलम करार दिया गया है और सिर्फ अमीरों तक ही महदूद होता है और गरीबों के माशी मसाइल का जायजा इसमें लिया ही नहीं जाता, क्योंकि उन्हें डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे ये सारे इतराजात होते रहे। ये जंग, ये काम एक अरसे तक चलता रहा। फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए जो कि इन एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। उनमें से सबसे जो हम इकोनॉमिस्ट, मेन इकोनॉमिस्ट समझते हैं वो हैं अल्फ्रेड मार्शल, जो कि इंग्लैंड में 26 जुलाई 1842 में पैदा हुए और उनको फॉलो करने वाले कैनन, बेवरेज, लेवन वॉलरस, ये सब बहुत एक इम्पोर्टेंट लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। इनका क्या कहना था? कहते हैं कि इतराज किया जो कार्लाइ ने और रिस्कन ने, उस इतराज की बिना पे हम ये नहीं कह सकते कि ये दौलत है, ये खुद शैतानी इलम है। भाई दौलत एक चीज है, उसको अब इस्तेमाल करने वाला तो गलत हो सकता है, दौलत खुद गलत नहीं हो सकती है। फिर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था, जो कि 1890 में उसको पब्लिश किया गया। तो उसमें वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द मैनकाइंड in orderly business of life. It explains that the part of the individual and the social actions which is the most closely connected with the attainment and with the uses of the material requisite of the well-being. It is the one side the study of the wealth and the other side a study of the human welfare based on the wealth. अच्छा, इनकी डेफिनेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि माशियत जो है वो इंसान के तमाम अफ़ाल का मुताला करती है जिनमें ताल्लुक होता है रोजमर्रा मामलात से। इंसान के रोजमर्रा मामलात से ताल्लुक होता है, मतलब इंसान इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे अपनी जिंदगी बसर करने के लिए किन किन लवाजमात को हासिल करता है, क्यों करता है, फिर उस लवाजमात को खर्च कैसे करता है। यानी एक तरफ तो एक दौलत का इलम है, दूसरी तरफ वो खुद इंसानी जिंदगी का एक पहलू है। जब पीछे इतराज था कि भाई वो इंसानी जिंदगी का पहलू नहीं है, वो सिर्फ एक इलम है, तो यहाँ पे वो इतराजात को खत्म करता है कि नहीं, इसमें वो एक इंसान इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी पैसे किस तरह से हासिल करता है, फिर उसको खर्च कैसे करेगा। तो इकोनॉमिक्स एक्चुअली इन चीजों के साथ रिलेट कर रही है। फिर जाहिर सी बात है कोई भी डेफिनेशन क्रिटिसिज्म के बगैर तो मुकम्मल नहीं होती। इन पे भी क्रिटिसिज्म किया गया। उन्होंने कहा कि मार्शल की जो डेफिनेशन है ना,
उन्होंने स्केर्सिटी का को बिल्कुल उन्होंने रिमूव कर दी, लिमिट है। क्यों? भई उस क्योंकि हर चीज़ स्केर्स होती है। हम पैसा, दौलत या फिर हम रिसोर्सेज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्केर होता है। तो कहते हैं ये डेफ़िनेशन इनकी पायदार नहीं है। फिर एक उनके ऊपर डेफ़िनेशन पे जो बड़ा इतराज़ आया वो था वेलफेयर का। कहते हैं वेलफेयर के बारे में उन्होंने सिर्फ़ मटेरियल थिंक नहीं है, उन्होंने नॉन मटेरियल थिंक की तो बात ही नहीं की। मतलब जिनमें आ जाती हैं गैर मादी सरगर्मियाँ, मसलन डॉक्टर, प्रोफ़ेसर, इंजीनियर की दीगर खिदमात के बगैर कभी इंसान की फलाह में इज़ाफ़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर मार्शल ने इन चीज़ों का ज़िक्र अपनी डेफ़िनेशन में नहीं किया था। फिर उनकी एक एतराज़ात था कि फलाह बहबूद एक गैर वाज़ेह उन्होंने बता दी कि देखिए इनका कांसेप्ट क्लियर नहीं था इनके बाद वेलफेयर के बारे में, यानी फलाह बहबूद के बारे में। क्या कहते हैं कि वो कहते हैं सिगरेट पी रहे हैं या कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है, देखो एक चीज़ में एक बंदे की तो फलाह है, वो इसको यूज़ कर उसमें सैटिस्फैक्शन है, लेकिन दूसरे इंसान के लिए सैटिस्फैक्शन हो ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं कि दूसरे बंदे में वही चीज़ की सैटिस्फैक्शन हो। तो कहते हैं ये कांसेप्ट इनका क्लियर नहीं था ये सैटिस्फैक्शन वाला। और एक और बात कि इनके मुताबिक हम जो फलाह है या सैटिस्फैक्शन है या वेलफेयर है उसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजरेबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें नहीं पता कि हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो कितना पसंद करते हैं, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इनके महदूद डेफिनेशन की बिना पर जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जिनका नाम लियोन रॉबन था, वो आए। वो ब्रिटिश में पैदा हुए थे। 12 नवंबर 1898 यानी 1898 में पैदा हुए। इन्होंने अपनी किताब लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में लिखी गई। अब इनके मुताबिक डॉक्टर जो प्रोफेसर रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, यानी इकोनॉमिक्स है वो एक साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ये एक साइंस है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी इनकी इनकी जो डेफिनेशन है वो पायदर मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन साइंस है, हमारी जो इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ती है कि वो किस तरह से अनलिमिटेड एंड्स यानी अनलिमिटेड ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा और उसका अल्टरनेटिव यूजेस करेगा। फर्ज करें कि उसको भूख लगी हुई है या फिर उसको घर में खाने के लिए गंदम चाहिए, अगर वो गंदम नहीं हासिल कर रहा तो वो चावल हासिल करेगा। या फिर उसको एक इंसान है, उसको कहीं पे भी जाना है, उसके घर में इंसान बीमार भी है, तो उसके पास पैसे सिर्फ़ 10,000 हैं। अब उस 10,000 में घर वालों का इलाज भी करवाएगा, वो खुद शादी पे जाना है, वो ज़्यादा महँगा जोड़ा नहीं लेगा, वो हल्का-सा जोड़ा लेके उसके साथ यानी उसने अल्टरनेटिव यूज़ेज़ करना है। इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ा जाता है कि किस तरह से वो इंसान अपने अनलिमिटेड जितनी भी उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसको स्केर्स मीन में रहते हुए फुल सेटिस्फेक्शन हासिल करे, वो सेटिस्फाई हो। तो ये इकोनॉमिक्स है। फिर इनके बाद एक और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस डेफिनेशन को और बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि इनके मुताबिक पहले इनका मैं नाम बता दूँ, उनका नाम था पॉल एंथनी स्मॉलसन, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इसे कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े हिस्ट्रीदान हैं। उन्होंने कहा हिस्ट्रीदान सॉरी अ, एक हिस्टोरियन है, एक तारीखदान है। उन्होंने इनके बारे में कहा है कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, वो बाकी सारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से बेहतर है। ये अमेरिका में पैदा हुए 15 मई 1915 में, ये 1915 में ये पैदा हुए थे अमेरिका के। इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जिसका नाम नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन द इकोनॉमिक साइंस था। इन्होंने अपनी बुक लिखी एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1948 में जो पब्लिश हुई थी। अब ये बुक है, इसके 19 एडिशन आ चुके हैं, ठीक है? और तकरीबन 40 ज़बानों में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है, यानी इसको इतना बेहतरीन माना जाता है। इनकी डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द पीपल एंड द सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि एक एक इंसान देखिए, जब हमने रॉबिन की पढ़ी तो उन्होंने सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की थी, ह्यूमन बिहेवियर किया गया था। उन पे इतराज भी ये था कि वो सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं। पॉल स्मॉलसन ने कहा कि नहीं, इस इकोनॉमिक्स में इंसान की भी बात की जाती है, पूरी सोसाइटी की भी बात की जाती है कि वो किस तरह
पैसों को हासिल करते हुए या पैसों के बगैर वो अप्लाई कर रहे हैं स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को विच कुड बी अल्टरनेटिव यूज, जिनका अल्टरनेटिव यूज भी होता है, टू प्रोड्यूस द वेरियस कमोडिटी ओवर द टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम ऑफ द कंजम्पशन नाउ एंड द फ्यूचर अमंग द वेरियस पर्सन एंड द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं कि एक इंसान है वो पैसे को इस्तेमाल करते हुए या पैसे के बगैर, अब पैसे के बगैर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये महसूस होता है कि यहाँ पे सर्विसेज की बात की गई है, मटेरियल भी नॉन मटेरियल दोनों थिंग्स के यहाँ पे इस डेफिनेशन में वो बात करते हैं। और ये डेफिनेशन एक मुकम्मल एक जामिया डेफिनेशन है कि क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक इंसान या एक सोसाइटी मनी को भी इस्तेमाल करते हुए या मनी के बगैर वो स्केयर प्रोडक्टिव जितनी भी चीजें हैं उन रिसोर्सेज को यूज करती है, प्रोड्यूस करती है कमोडिटी को, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसकी कंजम्पशन करंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और फ्यूचर के लिए भी यूज के लिए वो एक प्लान बनाया जाता है कि किस तरह से उनको उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। तो ये हमारे थे सारे जो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आगे भी में भी कोई और न्यू इकोनॉमिस्ट आए जो कि अपनी डेफिनेशंस के साथ इकोनॉमिक्स को एक नए रास्ते पे, एक नए पाथ पे लेके जाएं। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये लेक्चर सुना। और नेक्स्ट आपको किसी भी लेक्चर के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको चाहिए होगा कुछ सुनने के लिए या कुछ मसले का हल चाहिए होगा इकोनॉमिक्स में, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते। कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉपिक को लिखेंगे और मैं इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगी कि एक्चुअली किस तरह से होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट में वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।